मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित सीएम डॉक्टर मोहन यादव को अभी तक भले ही नया सीएम कहा जा रहा था, तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर कैसे सीएम डॉक्टर मोहन यादव बड़े दिग्गजों के बीच तालमेल बैठाएंगे, आखिर कैसे बड़े दिग्गजों के मंत्रिमंडल के बीच सहजता से कार्य कर पाएंगे। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जब विभागों का वितरण हुआ तो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विभागों के मामले में शक्तिमान नजर आ रहे हैं, क्योंकि वह गृह, जेल, जनसंपर्क, खनिज संसाधन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन जैसे बड़े भारी भरकम विभागों से लैस है। वैसे तो सीएम के पास अपने आप में पावर होता है, लेकिन जब सीएम के पास गृह और जनसंपर्क जैसे बड़े विभाग आ जाए तो वह सुपर पावर हो जाते हैं। कुल मिलाकर डबल इंजन की सरकार ने नवनिर्वाचित सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पावर का डबल डोज दे दिया है। यह पावर बूस्टर डोज मध्य प्रदेश की राजनीति में 30 साल बाद देखने को मिला है। डॉक्टर मोहन यादव का चयन भले ही चौंकाने वाला हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई अनजाना चेहरा हो। डॉक्टर मोहन यादव खाटी सांगी माने जाते हैं। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन से छात्र राजनीति की शुरुआत की। आइए उनके राजनीतिक सफर पर एक नजर डालते हैं। 1982 में माधव विज्ञान महाविद्यालय में पहली बार छात्र संघ के सह सचिव बने। 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन के नगर मंत्री बने। 1986 में विभाग प्रमुख बने। 1988 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह मंत्री बने। 1991 से 92 में राष्ट्रीय मंत्री बने। 2000 से 2003 में भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा की राजनीति में आए। 2004 से 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। 2011 से 2013 में मध्य प्रदेश में राज्य पर्यटन निगम के अध्यक्ष रहे। 2013 में उज्जैन दक्षिण सीट से पहली बार विधायक बने। 2018 में दूसरी बार उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक बने। 2020 में उच्च शिक्षा मंत्री बने। 2023 में तीसरी बार उज्जैन दक्षिण सीट से विधायक बने। डॉक्टर मोहन यादव की तीसरी पारी सिर्फ विधायक और मंत्री तक सीमित नहीं रही, बल्कि जिस सफर की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई वह मुख्यमंत्री के पड़ाव तक आ पहुंचा और मोहन यादव एक शक्तिमान मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी जी की गारंटी और मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए प्राणपण से जुटे हुए हैं। राजनीति के मोहन का बतौर मुख्यमंत्री यह कालखंड, यह कार्यकाल कितना मनमोहक होगा, निश्चित रूप से देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। शक्तिमान सीएम। देखिए, सीएम यूं तो सत्ता का सर्वे सर्वा होता है, लेकिन जब कैबिनेट के अधिकांश शक्तियां उसी के पास हो तो वो शक्तिमान बन जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ इसी रूप में नजर आ रहे हैं। गृह, सामान्य प्रशासन, खनिज, औद्योगिक निवेश एवं नीति जैसे तमाम विभाग उनके अधीन रहेंगे। डॉक्टर यादव को शक्तिमान बनाने के क्या मायने हैं? क्या ये सत्ता के केंद्रीकरण की कोशिश करना है? और विपक्ष उनके स्वरूप को कैसे देखता है और क्या कहते हैं राजनीतिक जानकार, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले IND एजेंडा के मुख्य पॉइंट्स क्या है जान लेते हैं। क्या है सीएम डॉक्टर मोहन यादव को शक्तिमान बनाने के सियासी मायने? क्या बीजेपी ने किया है सत्ता का केंद्रीयकरण? क्या छत्रपवाद को रोकने बीजेपी ने एक हाथ में पूरी ताकत रख दी है? डॉक्टर मोहन यादव का शक्तिमान रूप कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है? एक खास पैनल जुड़ेगा, चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले इसी पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आ रही है वो आपको सुनवा देते हैं। सरकार में प्रत्येक विभाग महत्वपूर्ण है, कोई छोटा बड़ा का उसमें भेद नहीं है और प्रत्येक विभाग को महत्वपूर्णता के साथ, जनता के साथ प्रत्येक मंत्रिमंडल के सदस्य संभाल रहे हैं। अनुभव के साथ निश्चित रूप से आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जिस विश्वास के साथ मध्य प्रदेश को नए सोपान की ओर ले जा रहे हैं, तो आप देखिए साल की शुरुआत ही इतनी अच्छी है, तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश नए सोपान को छुएगा और प्रत्येक विभाग जो दृढ़ता के साथ आगे काम करेगा और मध्य प्रदेश की जनता के हित में और मध्य प्रदेश की जनता को नित नई सौगात देने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
तो मंत्रिमंडल में सबसे बड़े व्यक्ति का नाम ही मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री सुपर पावर होता है, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से हिसाब किताब हुआ है, किस तरह से बंटवारा विभागों का हुआ है, क्या क्षेत्रता का ध्यान रखा है या जातिवाद का रखा है या विभागों का रखा है, ये तो वो जाने। लेकिन ये बात सही है कि डॉक्टर मोहन यादव जी के पास जो भारी भरकम विभाग हैं उसमें उन्होंने इसलिए अपने पास रखे हुए हैं, उन्हें कुछ उम्मीद रही होगी। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है, आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। मीडिया विभाग कांग्रेस उपाध्यक्ष संतोष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। अजय जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। वैसे तो मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होता ही है, पावरफुल होता है, लेकिन जब महत्वपूर्ण विभागों की बात की जाए जो कि मंत्रिमंडल में मंत्रियों के पास जाते हैं और वो महत्वपूर्ण विभाग अभी हम जो देख रहे हैं तस्वीरें वो सभी मुख्यमंत्री के पास है, तो ये शक्तिमान बनाने के आखिर क्या मायने हैं, किस रूप में ऐसे देखिए क्या सियासी मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, आपका अपना एनालिसिस हो सकता है या मीडिया का अपना कयास हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार होता है कि मंत्रिमंडल में उनके सहयोगियों को वो क्या दायित्व दे या कौन से विभाग दे। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रेरोगेटिव के अनुसार जो विभाग अपने पास में रखे वो एक सोची समझी रणनीति के तहत रखे होंगे। और देखिए, लेकिन किंतु सिर्फ मुख्यमंत्री जी के विभागों पर चर्चा करना मुझे नहीं लगता कि ये हमारे डिबेट के लिए भी बीमारी हो जाएगा। अन्य जिनके पास सारे विभाग है, चाहे हमारे कैलाश जी के पास हो, प्रहलाद सिंह पटेल जी के पास हो, राव उदय प्रताप जी के पास में हो, सभी के पास भी महत्वपूर्ण विभाग है। मध्य प्रदेश को अगर विकास के नए आयाम स्थापित करना है तो सभी को मिलकर समग्र रूप से मध्य प्रदेश के विकास की गाथा लिखनी पड़ेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये मंत्रिमंडल एक ऊर्जावान, क्षमतावान और कैपेबिलिटीज के साथ भरा हुआ मंत्रिमंडल है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार और अपने जो दिए हुए दायित्व उसका निर्वहन करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने जितने मंत्रिमंडल के सहयोगी उन पे भी विश्वास है। आप देखिए कि ग्रामीण विकास का जिम्मा, क्योंकि प्रहलाद पटेल जी निश्चित तौर पे नर्मदा जी के लिए काफी समग्रता से काम करते थे। ग्रामीण विषय जो होता है वो उनका, ग्रामीण विकास उनका पसंदीदा विषय भी है, तो वो उस विषय में काम करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी नगरीय प्रशासन पहले संभाल चुके हैं, संसदीय कार्य का उन्हें काफी लंबा अनुभव है, तो संसदीय कार्य और नगरीय प्रशासन माननीय कैलाश जी संभालेंगे। राव उदय प्रताप जी का अपना संसदीय अनुभव है, तो वो परिवहन और स्कूल शिक्षा जैसा विषय संभालेंगे। तो निश्चित तौर पर आपको एक कैपेबिलिटीज से भरा हुआ मंत्रिमंडल जिसकी अपनी क्षमताएं हैं, वो क्षमताएं अनुरूप वो कार्य करेगा। आप मुख्यमंत्री जी के पास में होम है, फिर उसके बाद में माइनिंग है, फिर उसके बाद में इंडस्ट्रीज है, लेकिन आप देखेंगे कि ये पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 में जब माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई थी महाराष्ट्र में, तो देवेंद्र फडणवीस जी के पास होम मिनिस्ट्री था। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तो उनके पास खुद भी होम मिनिस्ट्री था, अन्य कई महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो थे। तो मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार होता है, उस विशेषाधिकार का वो अपने तरीके से उसका निर्वहन करते हैं। और मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल में किनको कौन सा विभाग मिला, उससे अच्छा ये मंत्रिमंडल किस तरह से मध्य प्रदेश के भविष्य की राजनीति करेगा, विकसित मध्य प्रदेश हेतु संकल्पित रहेगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, उस गारंटी को पूरा करने के लिए काम करेगा। इस पर चर्चा होने की आवश्यकता। चलिए ठीक है, संतोष जी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेती हूँ कि जो तस्वीरें हमारे सामने है मंत्रिमंडल की और महत्वपूर्ण विभागों की जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री के पास है, कांग्रेस इसे किस रूप में देख रही है? देखिए, कांग्रेस का तो ये है कि कांग्रेस तो इस मामले में, ये हालांकि भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, पर वैसे तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस दिन से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें केंद्र शासित मुख्यमंत्री माना जा रहा है, क्योंकि लगातार कई दिग्गजों को बहुत दिनों तक ये सस्पेंस में रखा गया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। कैलाश विजयवर्गीय अपने दावे कर रहे थे, गोपाल भार्गव अपने दावे कर रहे थे, भूपेंद्र सिंह अपने दावे कर रहे थे। बाद में पता लगा कि ये लोग तो मंत्रिमंडल में शामिल हुए और कुछ नहीं भी हुए। भूपेंद्र सिंह, रमेश मेंदोला, गोपाल भार्गव जैसे लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए, मुख्यमंत्री बनना तो दूर की बात है। मैं समझता हूं ये जो इम्बैलेंस भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि क्षत्रपों को दरकिनार कर केंद्र अपने हिसाब से मध्य प्रदेश को चला सके। तो एक पुराना सीरियल आता था शक्तिमान, जो आज आपका शीर्षक है शक्तिमान मुख्यमंत्री, तो सीरियल में गंगाधर जो है वो शक्तिमान रहता है। अब ऐसा ना हो कि काम के बोझ तले शक्तिमान जो है गंगाधर साबित हो जाए,
ये भी हमें देखना होगा भविष्य में, क्योंकि काम का बोझ मुख्यमंत्री पर बहुत ज्यादा है। और मैं नहीं समझता कि एक आदमी में इतनी सारी क्षमताएं होंगी कि बहुत सारे विभागों को इतने क्षमता पूर्वक वो चला सके। तो निश्चित रूप से कार्य का सही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए था, और भी जो कैपेबल मंत्री थे उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए था, और निश्चित रूप से वो इसमें अधिक योग्य सिद्ध होते। और कई मंत्री जो बिना जो मंत्री मंत्रालय में आने के लिए वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, कई बारी से प्रयास कर रहे हैं, रमेश मेंदोला जो चारों राज्यों में सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं, उनको मंत्रालय तक नहीं दिया गया। गोपाल भार्गव जो मुख्यमंत्री बनने के काबिल थे, 9 बार के विधायक थे, उनको मंत्रिमंडल में लिया ही नहीं गया। भूपेंद्र सिंह को लिया ही नहीं गया। तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी अतिरिक्त योग्यता मोहन यादव ने अचानक देख ली है केंद्रीय नेतृत्व ने कि उन पर इतना ज्यादा भार डाल दिया गया। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद में रमेश जी के पास जाऊंगी। अजय जी, जिस तरह कहा जा रहा है कि ये तमाम दिग्गज, ये बात तो सही है कि ठीक है, आपने कहा कि क्षमता के अनुसार सबको अपने विभाग बांटे गए, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल हो, लेकिन ये तो वो नाम थे जो सीएम नाम की रेस में सबसे आगे चल रहे थे। देखिए, ये रेस में किसने किया था? ये मीडिया ने किया था, और बाकी जो लोगों ने चर्चा की थी उन्होंने किया था। भारतीय जनता पार्टी में गांधी परिवार के दरबारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता है, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता भी मंत्री और सांसद बनने की क्षमता रखता है, और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को उनकी क्षमता अनुसार, योग्यता अनुसार दायित्व मिलता है। ये जितने भी हमारे नेताओं के नाम गिना रहे थे, ये गोपाल भार्गव जी का नाम गिना रहे थे। गोपाल भार्गव जी मध्य प्रदेश में 9वीं बार चुन के आए और सारी सरकार में भाजपा की मंत्री रहे हैं। निश्चित तौर पर संगठन अब जनरेशन शिफ्ट की राजनीति कर रहे हैं, तो नहीं, अगर हम इनके जैसे ये इसी राजनीति में उलझे रहे तो हमें कांग्रेस बनने में देर नहीं लगेगी, जहां एक ही परिवार की सत्ता चल रही है। यहाँ तो कार्यकर्ता बने, किसी के बेटे नहीं है, किसी के बेटे होने का विशेष उन्हें फायदा नहीं मिला है। डॉक्टर मोहन यादव जी, मानिए किसी उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक अच्छा कार्यकर्ता होने के नाते आज सत्ता के सर्वोच्च शिखर पे पहुंचे। तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी भाजपा से इससे सीखना चाहिए। हम कांग्रेस के निर्देशानुसार पार्टी नहीं चलाएंगे। हमारी पार्टी आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल अपने डिफरेंसेस की वजह से ही बना है। हम नेशन फर्स्ट की राजनीति करते हैं, दूसरों से भिन्न राजनीति करते हैं, इसीलिए आज टिके हुए हैं। चलिए ठीक है, नहीं तो कांग्रेस अलग राजनीति के मायने रमेश जी से समझने की कोशिश करूंगी। रमेश जी, कैसे देख रहे हैं आप इन सब चीजों को? देखिए, मोटे तौर पर 2 चीज है। विभागों का बंटवारा, जहां तक मैं समझता हूँ, ज्यादातर मंत्रियों को, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको थोड़ा हल्का रखा गया, और उसका कारण 2024 का लोकसभा चुनाव हो सकता है कि अगर विभागों की बड़ी जिम्मेदारी मंत्रियों के पास होती तो लोकसभा चुनाव में रिजल्ट कैसे मिलता है। हम विभागों को 2 प्रकार से देख सकते हैं। कुछ विभाग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं संगठन के लिए और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, और कुछ विभाग चर्चा में रहते हैं। तो मुख्यमंत्री के पास जो 2 विभाग 3 विभाग महत्वपूर्ण है, वैसे तो चूंकि लंबी सूची है मुख्यमंत्री जी के पास, जो 2-3 विभाग महत्वपूर्ण है उसमें एक गृह विभाग हो सकता है और एक उद्योग विभाग हो सकता है। क्योंकि निवेश और बेरोजगारी का और रोजगार का, स्वरोजगार का जो मुद्दा है वो उद्योग विभाग से संबंधित होता है, और कानून व्यवस्था, अपराधों पर नियंत्रण हो तो उनके पास ये 2 विभाग महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 4 विभाग जो लोकसभा चुनाव में काम करेंगे वो उन्होंने दूसरों को बांटा हुआ है। इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो ओबीसी का है, वो उन्होंने जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों को दिया हुआ है। घुमंती भी बाहर है, ग्रामीण विकास बाहर है, नगरीय विकास बाहर है। तो मुझे जो लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में ये सारे मंत्री बेहतर परफॉर्मेंस कर सके, एक कारण वो हो सकता है। दूसरा वो भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में थोड़ा बहुत फेरबदल हो और थोड़ा बहुत विस्तार हो, तो जो विस्तार के बाद जो नए मंत्री आए और उनको विभाग दिया जा सके। क्योंकि मोटे तौर पर विस्तार के बाद कई बार एक विभाग बदल करके दूसरे को मंत्री को दे दिया जाए तो कई बार वो बड़ा मीडिया में चर्चा रहता है। तो मुझे लग रहा है कि जो 10-12 विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रख रखे हैं वो भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रख कर रख रखे हैं कि मंत्रिमंडल, क्योंकि मोटे तौर पर अभी जो संभावनाएं हैं, सत्य क्या है वो तो अभय जी बताएंगे और आने वाले भविष्य में दिखेगा, लेकिन इस संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मंत्रिमंडल में से कोई एक आध आदमी भी लोकसभा चुनाव में चला जाए, कुछ विधायक लोकसभा चुनाव में लड़ने को चले जाएं। तो मैं समझता हूँ उस भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर भविष्य की संभावनाएं हो सकती है। एक और सवाल है इसी पर कि एक अवधारणा है सुपर सीएम को लेकर। जिस तरह की सियासत में ये सब देखने को मिलता है कि कोई भी कुछ मिनिस्टर होते हैं जो भारी हो जाते हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगी किसी का, लेकिन ये चीजें होने लगती है, ये कारण हो सकता है रमेश जी?
मुझे ये कारण नहीं लगता सुपर सीएम का। देखिए, मीडिया में किसी की बाइट बहुत ज्यादा आए या मीडिया में कोई जाल छाने लगे, भाजपा का संगठन बहुत अलग तरीके से है। अगर मान लीजिए उनको ये लगता है, देखिए दो चीज हो गई, एक तो मीडिया में चर्चा की बात हो गई और दूसरा हकीकत में कोई जना प्रभावशाली हो। तो ऐसा अगर लगता है कि हकीकत में कोई सुपर सीएम बनने की कोशिश कर रहा है, भाजपा में उसको किनारे कर ही दिया जाता है, ये उनका इतिहास रहा है। तो भाजपा में कोई सुपर सीएम नहीं होता, सीएम के पास ही फ्री हैंड होता है और सीएम के पास सारी ताकत होती है। चलिए ठीक है, संतोष जी कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में उनसे प्रतिक्रिया ले लेते। संतोष जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, रमेश जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी को पावरफुल नहीं होने दिया जाता है और उनका कद कम कर दिया जाता है। मेरा ये मानना है कि ये प्रथा पहले नहीं थी। पहले रमन सिंह रहे, वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा राजे रहे और भी तमाम नेता रहे हैं। लेकिन मोदी जी और शाह जी जब से आए हैं, तब से वो जो भी नेतृत्व किसी भी प्रदेश में पावरफुल होता है तो उसके पर कतरने का काम करने लगे हैं, क्योंकि उसको संभावित चुनौती के रूप में देखते हैं। क्योंकि शिवराज सिंह का नाम भी आडवाणी जी के समय में एक प्रधानमंत्री के लिए चला था, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैं समझता हूं कि ये लोग ऐसे किसी भी व्यक्ति को चुनौती के रूप में देखते हैं और पर कतरने का काम करते हैं। और पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि मोदी शाह का अगला निशाना मुख्यमंत्री योगी होंगे उत्तर प्रदेश के। तो इसीलिए मोहन यादव को बनाया गया कि जो एकदम नया चेहरा है और उनमें अचानक जो केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का, उनमें तमाम योग्यताएं दिखने लग गई कि मुख्यमंत्री भी बना दिया, फिर उनको सारे हैवीवेट डिपार्टमेंट भी दे दिए। क्योंकि मोहन यादव के अकेले की ताकत नहीं कि सारे डिपार्टमेंट्स रख ले, ये ऊपर से इशारा हुआ है। क्योंकि जो भी तय करते हैं मोदी और शाह तय करते हैं, मोहन यादव तो तय करने की स्थिति में है नहीं। तो सारा कुछ उनको इसलिए दे दिया गया कि अन्य क्षेत्र प्रभावी न हो, जो भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए चुनौती बन सके। इसलिए मोहन यादव को सारे डिपार्टमेंट दिए गए। अजय जी से इसका जवाब ले लेते। छत्रपवाद की बात हो रही, द्वंद्व, सत्ता का बंटवारा ना हो, इसीलिए ये प्रयोग किया जा रहा है। पहली बात तो ऐसे कि भाजपा में कभी शत्रप नहीं होते, भाजपा में सारे कार्यकर्ता होते हैं और सम्मानित कार्यकर्ता होते हैं। ये कांग्रेस में होता होगा कि शत्रप होते हैं और G23 का एक ग्रुप बना के कांग्रेस की लीडरशिप को थ्रेट करते हैं, फिर कांग्रेस की लीडरशिप को ओवरऑल करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से संतोष जी, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को अगर आपको समझना है तो भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति समझिए। और मोदी शाह जी की आप बात करें तो वो दोनों किसी परिवार विशेष से नहीं, किसी परिवार के बेटे, इसलिए आज इस सर्वोच्च शिखर पर नहीं पहुंचे। वो अपनी मेहनत से, अपनी कार्य क्षमता से और अपनी कर्तव्य परायणता से वहां तक के पहुंचे। तो मुझे लगता है आपके भी नेताओं को या आपके दल को भी उन्हें फॉलो करना चाहिए कि कोई व्यक्ति संगठन का एक अदना सा कार्यकर्ता होता है, आज प्रदेश का प्रधानमंत्री और विश्व का सर्वोच्च लोकप्रिय नेता बना है, तो सिर्फ अपने कार्यों की वजह से बना। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को तकलीफ होनी चाहिए। रही बात आप कह रहे हैं सुपर सीएम की और योग्यता की बात कर रहे हो, तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अपनी कार्य क्षमता की वजह से एक छात्र संघ से निकले हुए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो उनमें कैपेबिलिटीज है, इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ये किसी ने थोपे हुए नहीं है कि दिल्ली से गांधी परिवार का आदेश आ जाता है और किसी को मुख्यमंत्री थोप दिया जाता है। रही बात दूसरी कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह की राजनीति होती है, तो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से संगठन की राजनीति होती है। संगठन निर्णय करता है, यहाँ कोई व्यक्ति विषय निर्णय नहीं करता, या व्यक्ति विषय इतना पावरफुल नहीं होता है कि वो पार्टी से बड़ा हो जाए। ये कांग्रेस में हो सकता है कि यहाँ व्यक्ति पार्टियों से बड़े हो जाते हैं और उसी की वजह से कांग्रेस आज की जो स्थिति में आई है वो व्यक्ति कांग्रेस से, विचारधारा से व्यक्ति बड़े हुए, इसीलिए कांग्रेस की स्थिति है। हमारे यहाँ तो विचार सबसे बड़ा है, राष्ट्र सर्वप्रथम का विचार है, उसी लिए सब लोग लड़ते रहते हैं, उसी विचार के लिए लड़ते हुए सत्ता में आते हैं। मैं कुछ बता दूं जी, उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का आपको अध्ययन करना होगा संतोष जी। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वंशवाद पर उन्होंने बड़ा प्रकाश डाला और कहा कि भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद नहीं होता। मैं समझता हूं जय शाह जी 25-30 रणजी ट्रॉफी मैच तो खेले ही होंगे बीसीसीआई के सेक्रेटरी बनने के लिए, या 2-3 टेस्ट मैच खेले होंगे बनने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का वंशवाद नहीं है। अरे परेशान मत होइए, शरद पवार जी का इतिहास राजीव शुक्ला जी का क्रिकेट खेलते हैं, बौखला रहे हैं, राजीव शुक्ला क्रिकेट खेलते हैं, बौखलाइए नहीं, सुन लीजिए। राजीव शुक्ला जी क्रिकेट खेलते हैं, सुना होगा प्रेम कुमार धूमल के, राजीव शुक्ला जी क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, एक एक करके सुन लेते, एक एक करके सुन लेते। अध्यक्ष रह चुके हैं। आपने नाम सुना होगा दुष्यंत सिंह का,
और आपने नाम सुना होगा येदियुरप्पा के बेटे का जो कर्नाटक के अभी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। ऐसे तमाम उदाहरण है। वसुंधरा राजे का नाम आपने सुना होगा, विजया राजे सिंधिया की सुपुत्री है। तो और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो नहीं, राहुल गांधी जी की योग्यता पे बात हो रही है, तमाम ऐसे पंकज सिंह है, राजनाथ सिंह के सुपुत्र, राहुल गांधी जी की योग्यता पे बात हो रही के सुपुत्र, ऐसे प्रियंका जी की तमाम योग्यता पे बात हो उदाहरण। रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो वंशवाद है वो वंशवाद की गिनती में नहीं आता है। ये बताएं कि तो हमारे यहाँ तो अलग गांधी परिवार, आपके यहाँ तो एक ही परिवार चलता है ना। चलिए ठीक है, रमेश जी से प्रतिक्रिया लूंगी। छत्रसवाद, द्वंद्व, सत्ता का बंटवारा और सत्ता का केंद्रीयकरण। रमेश जी, देखिए, मोटे तौर पर इसको ना तो आप सत्ता का केंद्रीकरण कह सकते, ना इसका सत्ता का बंटवारा कह सकते। हर राजनीतिक दल का एक अपना सिस्टम होता है, एक अपना कार्यक्रम होता है, एक एजेंडा होता है। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं प्रशासन में एक कसावट लाने की दृष्टि से, ताकि 4 महीने में कुछ शक्ति दिख सके, इसलिए काम विशेषकर, और जो 4 महीने में जो दिखेगा, 2 बातों पर बहुत निर्भर करेगा लोकसभा का चुनाव। एक लाइन ऑर्डर पर निर्भर करेगा और एक युवाओं के रोजगार पर निर्भर करेगा। ये दोनों विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हुए हैं। और अगर आप देख लें, विभाग बंटवारे से पहले से मुख्यमंत्री जो स्टेप उठा रहे हैं वो लाइन ऑर्डर पर अपेक्षाकृत ज्यादा स्टेप उठा रहे हैं। और जिस तरीके से एक्सीडेंट पर उन्होंने एक्शन लिया है, जिस तरीके से माइकों पर एक्शन लिया है, तो लाइन ऑर्डर पर कंट्रोल कर रहे हैं। और बहुत शीघ्र ही मुझे जो लग रहा है, कहीं ना कहीं उद्योग पर भी या निवेश पर भी या स्वरोजगार पर भी कुछ ना कुछ ज्यादा जोर होगा। तो इसको आप सत्ता का केंद्रीकरण नहीं, ये तो बल्कि काम का रिजल्ट लोकसभा चुनाव में कैसा दिखे उसको ध्यान में रख करके ये बंटवारा है। तो ये माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव नई सरकार का या नए इस नेतृत्व का रिपोर्ट कार्ड हो सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण विभाग लिए आगे कुछ होता है तो जिम्मेवारी और जिम्मेदारी दोनों सीएम की होगी। निश्चित रूप से ये मान करके चलिए कि लोकसभा चुनाव का परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा ये तीनों राज्य सरकारों पर। उसका एक कारण है, मीडिया में चाहे कुछ भी आए और उनको 163 सीट मिली या उनको 66 सीट मिली, लेकिन अगर वोट देखेंगे तो कांग्रेस का वोट 18 की तुलना में कोई बहुत कम नहीं हुआ, आधा % ही मुश्किल से कम हुआ। और वो भी भाजपा को जो वोट बढ़ा है 7-7.5%, वो थर्ड फोर्स का बढ़ा है। अगर अलायंस बन गया तो बहुत संभव है कि उसमें से कुछ लौट जाए। तो ये चुनौतीपूर्ण है भाजपा के सामने। फिर भाजपा के पास जो मोदी जी के चेहरे के रूप में तुरुप का इक्का था, इसमें कोई शक नहीं कि समय मोदी जी का चेहरा देश में सबसे बड़ा है, उनके मुकाबले कोई नहीं। वो तुरुप के इक्के का इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में हो गया। ऐसी स्थिति में नए चेहरे को या नए मुद्दे को या नया क्या फैक्ट हो उसको करके लोकसभा चुनाव जीतना, ये निश्चित रूप से राज्य सरकारों की बड़ी चुनौती है। इसीलिए मंत्रिमंडल के गठन में और विभागों के बंटवारे में उसी चुनौती का सामना करने की रणनीति देखी जा रही है। जी ठीक है, इसी का जवाब ले लेते हैं अजय जी से। जी, पहली बात तो ऐसा है कि रमेश जी ने बहुत अच्छे से बताया कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने कार्यों की वजह से, अपने कार्यकर्ताओं की वजह से, अपनी नीति की वजह से और अपने नेतृत्व की वजह से बढ़ी हुई है। रही बात 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो एजेंडा बिल्कुल सेट है। विकास के एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने जा रही है और प्रधानमंत्री जी की देश को गारंटी, जो गारंटियां विगत 10 वर्षों से उन्होंने दी थी, जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों की पूर्ति की है और निश्चित रूप से देश भी विश्वास करेगा। संतोष जी बता रहे थे कि भारी भरकम मंत्रालय रख ले, योग्यता नहीं है। संतोष जी, इतिहास उठाकर देख लेंगे, माननीय इंदिरा जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करती थी, होम मिनिस्ट्री भी अपने पास रखी है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी अपने पास रखी थी, परमाणु मंत्रालय का मंत्रालय भी अपने पास रखा था, अंतरिक्ष मंत्रालय भी अपने पास में रखा था। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये व्यक्ति अगर योग्यतावान हो, क्षमतावान हो, उनका प्रेरोगेटिव होता है। लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री होता है या जो मुख्यमंत्री होता है उसका अपना प्रेरोगेटिव होता है कि उसके कैबिनेट में किसे कौन सा दायित्व देना है। और दूसरी बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव के लिए जो एजेंडा सेट है, उस मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी उसी एजेंडा पे आकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में राजनीति करनी चाहिए कि विकास के एजेंडे पे बात हो जाए। हम विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में विकास कर रहे थे, इसीलिए 2023 में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने चुन के दिया। विगत 10 वर्षों से केंद्र की सरकार विकास के एजेंडे पे वोट मांग रही है, अपने विचारों के लिए अडिग है, राष्ट्र भक्ति के लिए अडिग है। तो भारतीय जनता पार्टी पुनः 2024 के चुनाव में उन्हीं विचारों के साथ में वोट मांगेगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पुनः प्रचंड बहुमत के साथ में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए संतोष जी, क्या चुनौती हो सकती है आपके लिए?
देखिए प्रसीता जी, मैं एक बात तो कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है, दरअसल वो मुद्दे अभी खत्म नहीं, वो मुद्दे दूसरे थे, और जिन मुद्दों पर मध्य प्रदेश परेशान, वो मुद्दे दूसरे हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर 47 से लेकर 50 साल की है मध्य प्रदेश में, तो वो फिलहाल चल रही है पिछले 2-3 सालों से। आपने देखा कि 3 सालों में पिछले जो रोजगार कार्यों में रजिस्टर्ड जो बेरोजगार थे, उनमें से केवल 21 को रोजगार दे पाई थी मध्य प्रदेश की सरकार, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की चूंकि अब सरकार बन चुकी है, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो इन मुद्दों पर ध्यान दे कि रोजगार को बढ़ावा दे, मध्य प्रदेश में निवेश को उतारे। 6 इन्वेस्टर्स मीट बिना इन्वेस्टमेंट के खत्म हो गई और मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं उतरा। तो गरीबी बेरोजगारी से जो मध्य प्रदेश जूझ रहा है, जो बीमारू प्रदेश की कैटेगरी में इसकी बिहार और झारखंड से तुलना हो रही है, तो केवल अपने चुनावी प्रोपेगेंडा की बजाय मध्य प्रदेश में निवेश उतारने पर ध्यान दे, जिसके दूरगामी परिणाम मध्य प्रदेश के लिए सकारात्मक आएंगे। चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं अजय जी से, समय की कमी है, जल्दी से। जी, पहली बात तो जिन लोगों ने अपने 10 वर्षों के शासन से इस प्रदेश को बीमारू टैग वाला मध्य प्रदेश बनाया था, देश की जीडीपी गिराने वाला मध्य प्रदेश हुआ था, और हम नहीं कह रहे, आपके राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उनको ये रिपोर्ट सबमिट की थी कि मध्य प्रदेश देश की जीडीपी गिराता है। तो मध्य प्रदेश विगत 20 वर्षों में स्वर्णिम प्रदेश बना है, विकसित मध्य प्रदेश बना है, और यहाँ सिंचाई से लेकर बिजली, सड़क, पानी सारे इंडेक्सों में यहाँ डेवलपमेंट किया है। देश की टॉप 10 इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाला मध्य प्रदेश बना है, और हमारा टारगेट है कि मध्य प्रदेश देश के 5वां सबसे बड़ा राज्य बने जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे। तो हम संकल्पित है हमारे संकल्पों के लिए, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस हमें इस पे भाषण दे। ठीक है, समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शक्तिमान सीएम पर चर्चा कर रहे थे इसीलिए क्योंकि जब विभागों का बंटवारा हुआ तो जो महत्वपूर्ण विभाग ये माना जा रहा था कि तो जो दिग्गज मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जैसे मंत्रियों को मिल सकते हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास ही है। तो क्या इसके मायने निकाले जा सकते हैं? क्या सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है? क्या छत्रपवाद को खत्म करना है, या सत्ता का बंटवारा ना हो, या फिर आगे लोकसभा चुनाव है इसीलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है और लोकसभा चुनाव इस नए नेतृत्व का रिपोर्ट कार्ड देगा? ये देखने वाली बात होगी। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।